विक्रम के करीब आने से पहले ही पल्लवी उसे हाथ के इशारे से रोकती हुई बोली, इतना कानून तो हम भी जानते हैं कि बिना सबूत और गवाही के गिरफ्तारी नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। वो कहकर भागने लगी तो तरुण ने उसे रोकना चाहा, पर विक्रम ने मना कर दिया। पल्लवी राजन के पास चली गई। आप ही कहाँ हैं? उसकी आवाज़ भीगी हुई पर बुलंद थी। राजन उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने उसे जगह बता दी और गर्दन झुकाए ही खड़ा रहा। उसके जाते ही तरुण ने उसका पीछा करना चाहा, पर विक्रम ने उसे रोका। पर वो अनसुना करता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब की बार वो चिल्लाया, तरुण स्टॉप, दिस इज माई ऑर्डर। वो अब रुका। विक्रम अब अपना आपा खो बैठा था। उसने उसे हाथ पकड़कर रोका और सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद दिया। भाई, विक्रम की इस हरकत पर राजन उसके पास भी आया था, पर उसने दूर हटा दिया। नहीं राजन, आज नहीं। तरुण गर्दन झुकाए खड़ा था। अब विक्रम बोला, तरुण तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अरेस्ट करने की? उसकी आवाज़ गूंज रही थी। पर सर, तरुण ने कहना चाहा, पर विक्रम ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अरेस्ट किया भी तो इंक्वायरी रूम में रखते ना। लॉकअप में कैसे डाला उन्हें पूरी रात? सर, आई एम नॉट ओवर येट। उसने उसे उंगली पॉइंट्स करते हुए चुप करवाया। किस बिना पर उन्हें यहाँ ले आए? सबूत क्या है? और कोई लेडी कांस्टेबल थी उनकी गिरफ्तारी के वक्त? विक्रम दिन भर की सारी भड़ास उसी पर निकाल रहा था। वो इन सब में ये भूल ही गया था कि तरुण उसका असिस्टेंट कांस्टेबल है। वो आपसे तुम पर उतर आया था। तरुण खामोश था क्योंकि उससे ये सारी गलतियां हुई थी। पर सर, वो जिस अंधेरी गली की 2 मंजिला इमारत में मिली, वो जगह सही नहीं थी, ये आप भी जानते हैं। मैं वहाँ पहुँचा तब यही थी। वहाँ हम उनके ज़रिए ही आगे बढ़ पाएंगे। मैं शुरू से कह रहा था वहाँ पर रेड मारने के लिए, और वो भी सस्पेक्ट तो है ही। हर काम अपने तरीके से होता है तरुण। मुझे अफसोस है कि मुझे ये सब तुम्हें बताना पड़ रहा है। तुम्हें तो पता होना चाहिए था, बिना वारंट या ऑर्डर के कोई काम होता है क्या? सस्पेक्ट माय फुट। वो जाने लगा तो तरुण इस बार बोला, सर, एक मुजरिम को बचा रहे हैं आप? नहीं तरुण, वो विक्टिम है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। विक्रम ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा, जिससे कांच का गिलास टूटकर बिखर गया। वहां मौजूद हर शख्स विक्रम के गुस्से से वाकिफ तो था, पर देखा आज ही था। सब उससे खौफ खाने लगे। वो दंदनाता हुआ बाहर निकल गया। तभी कमल आ गया उन दोनों को लेकर। सर, इन्हें इंस्पेक्टर तरुण राठी से पूछ लीजिए, वही हो गए हैं अब मुझसे सीनियर। विक्रम धधकती नजरें तरुण के चेहरे पर छोड़कर फुफकारता हुआ चला गया। राजन भी पीछे हो लिया। वह बदहवासा सड़कों पर घूम रहा था। रात के अंधेरे में उसे पल्लवी का मिलना नामुमकिन लग रहा था। फिर उसे ये भी तो नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। बस उसे ढूंढना ही सबसे ज़रूरी हो गया था। भाई भाई, पल्लवी नगमा के पास गई होगी। राजन पीछे से आता हुआ बोला, माधुरी कहाँ है? चल कोठी पर। नहीं भाई, वो हमारे फ्लैट पर है। वाट, वो वहाँ कैसे? क्यों? भाई, अभी इन सब का टाइम नहीं है, आप चलिए बस। विक्रम पैदल ही रवाना हो गया, और यही उसने भूल कर दी जिस वजह से वो देरी से लौटे। फ्लैट का दरवाज़ा खुला देखकर एहसास हो ही गया कि उन्होंने वाकई देर कर दी। राजन के निकलते ही अबरार और उसके साथी नगमा को लेकर दोपहर को ही चले गए थे, और नगमा को छुरी की नोक पर रखकर राजन का पता उगलवा लिया था। वे पूरे दिन पुलिस स्टेशन के बाहर ही पल्लवी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और जब वो बाहर निकली तो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसे लेकर कभी का रफू चक्कर हो गए थे। विक्रम के हाथ और आंखें बिल्कुल खाली रह गए थे। वो किसी जर्जर इमारत की तरह पल भर में ढहकर फर्श पर गिर पड़ा और तेज़ आवाज़ में एक ही नाम पुकारा, पल्लवी। जिस तरह जिस्म से जान निकल जाती है, जिस तरह आंख से अश्क बह जाता है, जिस तरह जख्म के बाद निशान रह जाता है ज़रा सा, वैसे ही ज़रा सा रह गया था विक्रम भी। उसे यूं लगा जैसे कोई उसकी रूह उसके शरीर के भीतर से खींच ले गया हो। हाँ, यही तो महसूस हुआ था उसे। विक्रम जो ऐसा शख्स था जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल तन्हाई और अभाव में ही गुजार दिए थे। अभाव तो अपनों का और तन्हाई उनसे मिली दूरी का। वो फर्श पर बैठा शून्य हो गया था। अचानक से झटके से खड़ा हुआ और गुस्से में आकर सारे घर को तहस नहस करने लगा। जब गुस्से की हद बढ़ गई तो खुद का सिर दीवार से मारने लगा। राजन भाग आया। भाई राजन, छोड़ मुझे, वो उसे धक्का देकर बोला। मुझे खुद पर ही भड़ास निकाल लेने दे। वो वापस खुद को चोट पहुंचाने लगा। भाई क्या कर रहे हो? लग जाएगी, राजन ने कहा। विक्रम के हाथ से ज़्यादा जोर से धक्का लगा और राजन दूर जाकर टेबल से जा लगा। उसकी दर्द भरी आह से विक्रम को होश आया कि उसे तो पहले से ही चोट लगी थी। यही विक्रम में ऐब था, उसे अपने गुस्से में कुछ भी नज़र नहीं आता था।
तभी तो अपने गुस्से की वजह से ही वो पल्लवी तक नहीं पहुंच पाया था और तरुण से उलझ पड़ा। इसी बीच वो चली गई थी, जाने कहाँ। राजन तू ठीक है ना? सॉरी यार। वो उसे संभालने लगा। राजन की चोट पर ही वापस चोट लग गई थी और अब खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विक्रम फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, उसके पास बैठ गया, खुद को कोसते हुए दवा लगा रहा था। राजन को अपनी चोट से ज़्यादा विक्रम के दर्द पर दर्द हुआ था। वह नम आंखों से विक्रम को ही देख रहा था। उसे पता था कि विक्रम पल्लवी को चाहने लगा है। वो क्या आज कोई भी कह देगा ये देखकर। जिस तरह उसने तरुण से बात की थी वो उसकी आंखों में झांकने लगा, जहाँ सिर्फ पल्लवी ही मौजूद थी। भाई मुझे माफ़ कर दो। वो उसके गले लग गया। पागल मत बन, ड्रेसिंग करवा ले। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी गलती पर। उसका गला रुंध गया था, वो उसके पट्टी कर रहा था। राजन गहरी सांस लेकर बोला, भाई ये सब मेरी वजह से हुआ। विक्रम के हाथ रुक गए। राजन ने विक्रम का हाथ थामकर कहना शुरू किया, भाई कुछ पूछोगे नहीं कि सब कुछ कैसे हो गया? नगमा मेरे साथ क्यों थी? पल्लवी जेल में क्यों थी? तरुण कैसे पहुंचा? विक्रम ने नज़रों से ही सवाल किया। भाई सबका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। हाँ भाई, पार्टी में जाने के बाद आरती आई थी मेरे पास। आपका कहना सही था, वो मुझे पसंद करती है। उससे मैं परेशान हो गया, फिर नगमा के गम में इस तरह डूब गया कि काफ़ी शराब पी ली थी। उसी नशे में मैंने तरुण को नगमा का नाम पता सब बता दिया। भाई अबरार वहीं था, उससे मेरी हाथापाई भी हुई थी। तब तरुण कहीं नहीं दिखा था। शायद नशे में मैंने पल्लवी का जिक्र भी कर दिया था। इस वजह से तरुण शायद ऊपर गया और पल्लवी को। भाई मैं खुद बेसुध पड़ा था। सुबह सब मालूम हुआ, आप कहीं नहीं मिले। आपको कॉल भी की, मैं अकेला हो गया था। मैं नगमा को फ्लैट पर ले आया था, शायद तभी हमें किसी ने देख लिया। मैं पुलिस स्टेशन गया पर वहां पर तरुण भी मुझसे हैंडल नहीं हुआ। राजन ने एक सांस में ही सब कह दिया। विक्रम जबड़े कसे सुन रहा था। राजन की नादानी की इतनी भारी कीमत पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती उसकी भी थी। वो कैसे राजन को भूल गया और उस हालत में अकेला छोड़ आया, और तरुण पर अंधा भरोसा। अब समझ आया कि तरुण उससे फ़ोन पर इस तरह से क्यों बात कर रहा था। हुआ जो भी हो, पर पल्लवी उससे दूर जा चुकी थी। उसके कहे शब्द उसके सिर में अब भी हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। नफरत है मुझे पुलिस वालों से। अब शामिल हैं आप भी उसी फहरिस्त में। एसीपी विक्रम रघुवंशी। उसकी वो नज़र उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जिसमें बेशुमार नफरत भरी हुई थी। गनीमत रही कि उसने उसे थप्पड़ नहीं मारा, वरना डिजर्व तो वह यही करता था। उसे रह रहकर पल्लवी का चेहरा नजर आ रहा था। वो वहां से उठकर अपने कमरे में बंद हो गया। राजन को कहकर आया कि उसे अभी अकेला छोड़ दे। राजन पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी नादानियां अब किसी के जीने मरने पर बनाई थी। पर वो ये सब तो नहीं चाहता था। वह भी तो पल्लवी और विक्रम को साथ देखना चाहता था। इसीलिए तो पुलिस स्टेशन जाकर सब सही करना चाहता था। पर सब तरुण ने बिगाड़ दिया। बाकी तो पीछे से जाने नगमा के साथ क्या हुआ होगा। उसने तो उसे रोकने की कोशिश भी की थी। अगर वो उस वक्त उसकी बात मानकर उसे अपने साथ ले जाता तो कम से कम वो और पल्लवी एक साथ होती। फिर विक्रम और वो मिलकर सब सुलझा भी लेते। अब सब कुछ बुरी तरह बिगड़ चुका था। विक्रम अंदर आकर दबी आवाज में सुबकने लगा। वह अपनी गलतियों का पूरा दोष राजन पर नहीं लगा सकता था। आज अचानक एक झटके में कैसे सब कुछ खत्म सा हो गया था। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अभी कुछ देर पहले ही तो वह कितना खुश था, जैसे उसने दुनिया जीत ली, और अगले ही पल इतना दर्द, जैसे खुद से ही सब हार गया हो। हार ही तो गया था वो। पल्लवी का अनकहा प्यार, उसका वो अटूट विश्वास, उसकी जिंदगी में हासिल किया अपना मुकाम, उसकी नज़रों में अपनी इज्जत, और खुद पल्लवी को भी। कहाँ तो वह उससे अपने दिल की बात कहकर उसे अपनी बाहों में भरकर दुनिया जहान की तमाम तकलीफ़ों से दूर ले जाना चाहता था, और कहाँ उसे पल भर के लिए नज़रों में भी नहीं भर पाया था। उससे अपने इश्क का इजहार कर हमेशा उसके करीब रहना चाहता था, और अचानक ही वह उसकी नफरत का शिकार हो गया था। दर्द सीने में कुछ इस तरह दबा हुआ था कि रात से सुबह होने का कुछ होश ही नहीं रह गया था। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही रास्ते में ही मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया था, और रघु उसे गाड़ी में डालकर ले गया। उसके पास ही नगमा भी बेहोश लेटी हुई थी। गाड़ी शहर से बहुत दूर एक आलीशान सी बिल्डिंग में रुकी, जो 5 मंजिला थी। अबरार नगमा को और रघुनाथ पल्लवी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। बड़े से हॉल में सारी लड़कियां खड़ी थी। गाड़ी रुकने की आवाज़ पर ताई भी बाहर आ गई। वह पुलिस के डर से कहीं अंदर छिपी थी और भगवान को मना रही थी कि कहीं वो सब पकड़े ना जाएं। पर उन्हें सामने देखकर वो फौरन दौड़ी चली आई, और नगमा पल्लवी को देखकर खून खोल उठा।
उसने गुस्से में आकर पानी से भरी बाल्टी उन दोनों पर उड़ेल दी। अब उन्हें होश आ चुका था। सामने ताई नहीं, उन्हें अपनी मौत नजर आ रही थी। फिर अगल बगल देखा तो दोनों एक दूसरे को सामने पाकर गले लग गई। आप ही, आप ठीक हैं? तू ठीक है? उनके मिलने से पहले ही ताई ने दोनों हाथों से उन दोनों के बाल नोच लिए और अपनी ओर खींच लिया। साली चुड़ैलो, तुम लोग मर क्यों नहीं जाती? जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाए उसी हवेली में ही ख़त्म कर देना चाहिए था तुम दोनों बहनों का किस्सा। तुम्हें नहीं मारा तभी तो आज तुम हम सब की जान लेने चली हो। वो उन दोनों पर जोरदार चीख रही थी। फिर नगमा का मुंह पकड़कर बोली, अब तू बता, तेरे यार के बारे में कैसे पहुंच गया वो इधर है? और पुलिस वाले से नैन लड़ाई भी कैसे तूने? शर्म नहीं आई तुझे? जान बिल्कुल प्यारी नहीं है? नगमा चुप थी। अब अबरार ने भी गुस्से में आकर नगमा के एक साथ कई थप्पड़ रसीद दिए। साली, जो अपने शोर की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? ऐसा क्या देख लिया उसमें जो मेरी आंखों में धूल झोंक रही है? उसके घर में उसके साथ क्या कर रही थी तू? बता बेगैरत औरत। इन तमाचों की छाप नगमा के गालों पर नहीं, उसके दिल तक छपे जा रही थी। राजन और विक्रम ने जाने क्या किया होगा। वो कैसे गलत मान ले उनको? वो अब भी इसी उलझन में खड़ी थी। उसे दर्द मार से नहीं बल्कि अबरार के जहरीले शब्दों से हो रहा था जो वह राजन के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ताई पल्लवी के पास आई। तू भी कुछ बोल ही दे महारानी। पुलिस वालों को सब उगलाइए नहीं, रातों रात शहर छोड़कर भाग निकल चलो रे। ताई फुफकारती हुई आगे बढ़ने लगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया ताई, मुझसे गलती हो गई। वो बिना किसी भाव के बोली तो ताई रुकी। ए लड़की, सच बोल रही है ना? आप ही की कसम। उसने नगमा के सर पर हाथ रख दिया था। नगमा भरी आंखों से उसे देखती रही, पर वो वहां पहुंचे कैसे? रघुनाथ बोला, ताई में भटक गई थी, भूल गई थी कि धंधे वाली लड़कियों की किस्मत और जिंदगी की डोर उनके हाथ में नहीं होती है। पर अब रास्ता मिल गया है। अब आपकी कठपुतली ही हूँ। पल्लवी की बातों में गहरी टीस छिपी हुई थी जो नगमा ही जानती थी। वो खोई हुई आवाज में बोलती जा रही थी। पल्लवी बिना बोले सामने गई और सामने पड़ा बड़ा सा वाश चकनाचूर करते हुए उसके टुकड़े उठाकर ले आई। फिर अपनी गर्दन पर रखकर बोली, मुझे मार दीजिए ताई, अब भी देर नहीं हुई है। पल्लवी, नगमा कांपती हुई उस पर लपकी, पर अबरार ने उसे नहीं जाने दिया और खींचकर अपने पास कर लिया। वो अपनी गर्दन में कांच छुपाए जा रही थी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ना ही इस जिंदगी की मुझे ज़रूरत है। आज अपनी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दीजिए, लीजिए। वो भर्राई आवाज़ में बोली। ताई ने उसके हाथ से टुकड़ा छीना और बोली, ए रुक, इतनी सस्ती सज़ा और आसान मौत नहीं देगी मैं। तेरी ज़िंदगी मौत से बदतर ना बना देना तो मेरा नाम सविता ताई नहीं। एक बार में ही नहीं, हर दिन में बार बार मारूंगी तुझे, इतना कि तू तड़पेगी पर मौत तेरे पास नहीं आएगी। जब से तू इधर आई है बहुत नाक में दम किया है तूने मेरे। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाएगी, समझी? ताई ने कहा और उसे घसीटते हुए हवेली के अंडरग्राउंड में ले गई और अंदर धकेल कर बोली, रानी बनाकर रखती थी ना तुझे, अब तुझे तेरी औकात में रखूंगी। इसी अंधेरी काल कोठरी में बंद रहेगी अब तू, जहां तेरी चीखें किसी को सुनाई नहीं देंगी। और ये मत सोच कि तू यहाँ अनछुई पड़ी रहेगी। नहीं, अब तेरी बोली हर दिन लगेगी। तेरे जिस्म के खून की बूंद बूंद से पैसा नहीं वसूल कर लिया तो मैं भी तेरी ताई नहीं। वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। नगमा बिलखती रह गई। उसे भी थोड़ी देर बाद अबरार अपने साथ किसी कमरे में ले गया। सारी लड़कियां ताई से पहले ही खौफ खाती थी, फिर अब तो उनका आतंक ज़्यादा बढ़ गया था। उनमें से कुछ को तो पल्लवी पर दया आती और कुछ को गुस्सा। वे सब भी तमाशा देखकर अपने अपने कमरे में घुस गई। इसी तरह ख़त्म हो गई थी पल्लवी, जो विक्रम के मिलने से ज़रा सी बनी थी। ख़त्म हो गई वो तमाम उम्मीदें जो पल्लवी ने विक्रम से लगाई थी। दम घुटकर मर चुका था वो अनकहा सा एहसास जो अभी अभी तो सांसें लेने लगा था। बची रह गई थी तो बस एक बेबस लाचार हालातों के हाथों मजबूर लड़की शिल्पा। पल्लवी को उस अंधेरी जगह में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो जगह बिल्कुल उसकी ज़िंदगी की तरह ही तो हो गई थी, जहाँ घोर अंधकार छाया हुआ था। आंखें खुली तो थी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने सिर्फ काली रोशनी जो कालिख मल रही थी उसकी काली ज़िंदगी में। दरवाजे से सटकर निढाल हो गई थी। उसके आंसू बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गले में ही एक गोला बन चुका था जो ना तो निगले बन रहा था ना उगले। कहाँ आ गई थी वो आज? जिस जहन्नुम से भागने के लिए निकली थी उससे बुरी कैद में फंस चुकी थी। उसे अब कुछ महसूस ही नहीं होता कि 2 रात में ही उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई थी उसे। इन सब का जिम्मेदार एक ही शख्स था, विक्रम, जो पुलिस वाला है। कितने धोखे से उसने उसे थाने पहुंचा दिया था। उसका छल तो वह समझ ही नहीं सकी।
समझती भी कैसे खुदा ने उसे कितने मासूम चेहरे से और नेक शख्सियत से जो नवाजा था। अभी कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन में जब वो उसके सामने आया था तब कितनी मासूमियत से अपनी मुस्कुराहट बिखेरते हुए उसने अपनी बाजुएं फैलाई थी। पल्लवी के भीतर तक बहुत कुछ टूट चुका था। यह वह एहसास था जो उसके महसूस करने के पहले ही दम तोड़ चुका था, जैसे कोई नई नन्ही सी कली खिलने के पहले ही किसी के द्वारा मसल दी जाती हो। वैसे उसकी हालत हो गई थी। वह कितना और किस हद तक चाहने लगी थी विक्रम को। वो एहसास, वो जज्बात तो वह पहले जी ही नहीं पाई थी। उससे पहले ही पल भर में सब बिखर गया था। और वह खुद भी तो कितनी बिखर गई थी। सुबह सुबह ही विक्रम अपने आप से, अपने वजूद के साय से भागता हुआ घर से बाहर निकल गया था। उसे घुटन होने लगी थी, पर यह घुटन घर में नहीं, उसके अंदर ही थी। वो भागता हुआ उसी सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां अक्सर अपने आप से बात करने के मकसद से आया करता था। सामने गहरी खाई थी जिसमें झांक कर वो इस बार जोर से चिल्लाया था, क्यों भगवान क्यों? जब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं था तब भी सब कुछ छीना ही था आपने मुझसे, और जब आज अपनी दुआ में किसी शख्स को शामिल कर भी लिया तो उसे भी मुझसे दूर कर दिया, वो भी इतना दूर कि मुझे मेरे हिस्से का सच बताने का मौका तक नहीं मिला। क्यों करते हो ऐसा अपने हाथों से बनाए गए इंसानों को? इस हद तक तकलीफ़ें देकर आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ महसूस नहीं होती? वो उठ खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखकर बोला, खुद की मौजूदगी अगर साबित करनी ही है तो मुझे पल्लवी से मिलवाएंगे आप, और वो भी बहुत जल्द। नहीं तो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा ये विक्रम रघुवंशी, और कहीं से भी ढूंढ निकालेगा अपनी पल्लवी को। मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। इससे इसी तरह वाकिफ़ भी होंगे आप। इसे भले ही आप एक चुनौती समझ लीजिए या इल्तज़ा, आपकी मर्ज़ी। उसने गरजती आवाज़ में कहा और घर की तरफ लौट गया। ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाएं, इंसान रुक नहीं सकता, उसे चलना ही पड़ता है, वरना रुका हुआ तो पानी भी गंदा हो जाता है। यही ज़िंदगी है और यही इसके उसूल भी। वो उठ खड़ा हुआ अपने बाकी बचे मकसद को अंजाम देने। उसे माधुरी के इंसाफ की लड़ाई अभी पूरी लड़नी थी, जिसकी एक गुत्थी अब भी उलझी हुई थी, क्योंकि उसका मुख्य बंदा अब भी नहीं मिला था। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। अगली सुबह विक्रम पुलिस स्टेशन के लिए निकला। राजन भी उसी के साथ था। उसे उसके कल वाले रवैये के बाद बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसे अकेला छोड़कर रिस्क नहीं ले सकता था। उनके जाते ही सामने एएसपी सर खड़े थे। जय हिंद सर। दोनों ने सैल्यूट किया। जय हिंद भाई, कैसे हो विक्रम? पार्टी के बाद से नज़र ही नहीं आए। ये राजन को क्या हुआ? उनकी बातों में मधु की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो राजन के चेहरे की चोट देखकर बोले, सर मामूली सा एक्सीडेंट। राजन ने बात को ना बढ़ाते हुए कहा, ओके जेंटलमैन कम विद मी। वो विक्रम को केबिन की तरफ इशारा करते हुए बोले। विक्रम सब जानता था कि वह क्या कहने आए हैं। वो इस वक्त ऐसी कोई हरकत नहीं चाहता था जिससे उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो, पर सर ऐसी बात करने ही आए थे, क्योंकि वो मधु को अच्छे से जानता था। वो अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके पापा का यहाँ आना इस बात की पुष्टि भी कर रहा था। सर आई एम ऑन ड्यूटी, हम पर्सनल बात कभी और करें। वो मुस्कुराकर बोला। तो सर कुछ नहीं कह सके। विक्रम लॉकअप की तरफ बढ़ गया जिसमें लीलन यादव और वो चाय वाला था। उसने दरवाज़ा खोला तो कमल, तरुण उनके सामने ही बैठे थे। तरुण विक्रम को देखकर ठिठक गया, वहीं विक्रम ने उसे देखा तक नहीं। सर इनके साथ कैसे डील करनी है? कमल आया। क्या मतलब कैसे? आपके सीनियर ने आपको सिखाया नहीं? उसने तंज कसा। सर मैंने इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा था। तरुण बुदबुदाया। ओह, तो कल के बाद से इन्वेस्टिगेशन भी करने लगे हैं आप इंस्पेक्टर तरुण? विक्रम मुस्कुराता हुआ उनके पास चला गया। वहीं तरुण को विक्रम का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। वह बाहर निकल गया। विक्रम अब उन दोनों के सामने जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ सुबह तो हो चुकी थी, पर पल्लवी की कोठरी में अब भी रात ही थी। नगमा ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। पल्लवी तो सोई नहीं थी, तो पत्थर की मूर्त की तरह आकर दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। नगमा ने उसे देखा तो पल भर के लिए वो भी चौंक गई। पल्लवी का चेहरा मुरझाकर बिल्कुल कुम्हला गया था। सारी खूबसूरती 2 दिन में ढल गई थी। आंखें पिचक गई थी, नीचे काले घेरे पड़ गए थे, जिस्म तो बेजान नजर आ रहा था। वो निखार जाने कहाँ खो गया था जो विक्रम के आने पर उस हवेली में होता था। विक्रम याद आते ही वो पूछ बैठी, पल्लवी तू विक्रम से मिली थी क्या? क्या कहा उसने? तू पुलिस स्टेशन पहुंची, कौन ले गया था तुझे? फिर वहां से भाग कैसे आई? वो सवालों को पिटारक खोले खड़ी थी, पर पल्लवी खामोश सी खड़ी थी, जैसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। वो वापस बोली, कुछ बोल तो सही। वो अब भी गुम थी। बोल। उसने उसके कंधे झकझोर कर पूछा। आप ही?
ताई ने कल कस्टमर के सामने आने को कहा था, मैं नहा कर आती हूँ। आप मुझे अच्छे से तैयार कर दीजिएगा, उसने अनसुना करते हुए कहा। पल्लवी, हो क्या गया है तुझे? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मुझे तो वो कुत्ता उठा कर ले आया था यहाँ पर। अब तू बता, विक्रम के होते हुए तू यहाँ कैसे आ गई? वो इस बार तेज बोली, पर पल्लवी निर्विकार भाव से खड़ी थी। कौन विक्रम? मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती, वो बर्फ सी ठंडी आवाज़ में बोली और ताई के पास चली गई। पीछे नगमा उसे देखती रह गई। बाहर सारी लड़कियां उस पर खाड़ खाए बैठी थी, क्योंकि उसकी वजह से उन सबकी वाट लगी हुई थी। उनके गुमशुदा होने पर ताई ने सबकी क्लास ले ली थी। एक दो तो उनके हत्थे भी चढ़ गई थी। अब उसे वहां देखकर सब बातें बनाने लगे थे, उसे नफरत से देखने लगे थे। पल्लवी अब पल्लवी नहीं रही थी, वह उसे बहुत पीछे छोड़ आई थी। वह शिल्पा के रूप में आकर बोली, पीठ पीछे नहीं, वार सामने से किया जाता है, वो चाहे बातों का हो या साजिशों का। मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, सबको अपने अपने काम का हिसाब मिल रहा है। बेहतर होगा सब मुझसे दूरी बनाने रखें, वो बोली और जाने लगी। तो जूही उसके सामने गई। ज़्यादा पढ़ नहीं निकल आए, तेरे हुस्न की मल्लिका नहीं रही अब तू। उस काली कोठरी में कैद रहने वाली मामूली लड़की है अब तू। उसकी इस बात पर सब एक साथ उस पर हंस रही थी। पल्लवी खामोश थी। इतने में ताई आ गई और उन सबको भगा दिया। उसे आज से शिल्पा बनकर वापस कस्टमर के सामने जाना था। विक्रम अपने जज्बात अपने से दूर छोड़कर आया था। उसे मालूम था, अगर इस दुनिया में रहना है तो अपने जज्बातों पर काबू पाना होगा। वह दोबारा अपने एसीपी के किरदार में आया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बाहर सब मौजूद थे। भारती को राजन के लिए बहुत बुरा भी लगा। उसका मन किया कि एक बार राजन के गले लगकर उसका दर्द जान ले, पर अपने दायरों में बंधी हुई वो कुछ नहीं कर पाई थी। कुछ भी पूछ नहीं पाई कि उसे क्या हुआ। कहीं उसी की वजह से सब राजन के एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो वो भी तसल्ली कर रही थी। तभी तरुण भी आया। आई एम सॉरी, उसके कहने के पहले ही राजन बोल पड़ा। अपनी सॉरी अपने पास रखें राजन, उसने उसे रोकना चाहा। तरुण, तुमने वो कर दिया जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अंदर जो शख्स बैठा है ना, मजबूती का चोला पहनकर आया है, वरना इस तरह टूटा हुआ है कि आप सबको चुभ जाए। वैसे चुभ तो तुम्हें गया ही था। तभी तो उसके साथ राजन उस पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। राजन, इतने में विक्रम आ गया। भाई, यू आर ऑन ड्यूटी राजन शेखावत, विक्रम सख्ती से बोला। जी सर। राजन चुपचाप खड़ा हो गया। जाकर अपना काम करें, हमें लीलन और चाय वाले के बयान से और सबूत मिल सकते हैं। विक्रम केबिन में जाते हुए बोला, जी सर। राजन जाने लगा तो तरुण बोला, सर मैं करता हूँ ना, राजन वैसे भी जख्मी है। ओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, पर आपको दूसरा केस दे दिया जाएगा। विक्रम उसे बिना देखे ही बोला, सर मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं आप ही तो कहते थे कि मैं अपना काम डेडिकेशन से करता हूँ, तो अब मैं गलत कहाँ हो गया? तरुण इमोशनल होकर बोला, तो इतना डेडिकेशन नहीं चाहिए था कि आप किसी विक्टिम को ही मुजरिम बनाकर जेल में रखें। विक्रम ने तंज कसा, सर मुझे उन पर शक शक तो मुझे हो रहा है खुद पर कि आपको पहचान क्यों नहीं पाया। सर आप मामूली सी। विक्रम उसे टोक कर बेहद गुस्से में बोला, शट अप, मामूली नहीं है वो। आई लव, विक्रम जोर से चिल्लाया। तभी मधु का आना हुआ। वह उसे देखकर चुप हो गया। वह उसके सामने कोई नया तमाशा नहीं करना चाहता था। मैं आई। उसके आने के पहले ही विक्रम बोला, हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, आप अभी नहीं आ सकती। मधु तुनक कर बाहर चली गई, पर तरुण समझ गया था कि बात कुछ और ही है। उससे पहली बार विक्रम ने गुस्से में बात की थी और कल तो हाथ भी उठा दिया था, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो गई। उसने तो हवेली पर रेड मारने और उस लड़की से सब कुछ उगलवाने के मकसद से लाया था। हाँ, उसे लॉकअप में नहीं रखना था, पर इस बात पर वो ऐसे। तभी तरुण के दिमाग में राजन की बात याद आई। भाभी भी यही है। भाभी, ये क्या सच था? वो अब भी असमंजस में था। वह चुपचाप बाहर चला गया और जाकर कमल के पास खड़ा हो गया। उसे राजन की बात कंफर्म करनी थी। वो उससे पूछने लगा, कमल तुम्हें कुछ पता है कि विक्रम सर का किसी लड़की से? जी नहीं तो सर, वैसे नहीं है, यहाँ हम सब जानते हैं ना। कमल साफ झूठ बोल गया। उसे विक्रम की बात याद थी, पर फिर भी कुछ भी अगर ध्यान हो तो मेरा मतलब, वो कल तुम्हारे साथ थे ना। सॉरी सर, पर मैं किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। वो चुपचाप अपने काम में लग गया। जिंदगी पुराने ढर्रा पर वापस लौट चुकी थी। पल्लवी अब वापस शिल्पा के किरदार में आ गई थी। उसने यूं ही थोड़े कहा था कि वो कठपुतली है। वाकई वो एक कठपुतली बनकर रह गई थी, जिसकी डोर कभी वक्त के हाथों होती तो कभी ताई के। इतने वक्त भी वो विक्रम के साथ रही थी, उसी में वो महफूज रह पाई थी। अब तो आए दिन उसके जिस्म की नुमाइश की जाने लगी। वक्त के ढाई सितम के बावजूद भी उसके हुस्न में कमी नहीं आई थी, बल्कि इजाफा ही हुआ था, क्योंकि अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी।
सादगी का लिबास उतारकर फेंक दिया था और दिखावे का जामा पहन लिया। उसकी आंखों में पहले जहां मासूमियत रहा करती थी, आज वहां पर नफरत के सिवा कुछ नहीं था। और ये बदलाव उसे और ज़्यादा कातिल बना गए थे। नतीजन अब वो बेहद दिलकश दिखने लगी थी। ताई ने नगमा से कहकर उसका पहनावा भी बदल दिया था। अब वो सारे कपड़े पहनती जिसमें उसके जिस्म की नुमाइश हो सके। चेहरे पर खूब सारा मेकअप पोत कर वो शिल्पा ही बनी रहने लगी थी। आंखों में भी अब बेहिसाब हसरतों की जगह काजल ने ले ली थी। होंठों के कुदरती गुलाबीपन को ख़त्म कर सुर्ख रखा जाने लगा था। कुल मिलाकर अब वो पूरी तरह अपने धंधे में डूब गई थी। ताई उसे नशे की और बेहोशी की दवाइयाँ देने लगी जिससे वो हरदम काम करती रह सके और उसके दर्द या तबीयत बिगड़ने की वजह से उनके धंधे में रुकावट पैदा ना हो सके। अब वो दिन में सोती और रात को लोगों को ना सोने देती। कुछ ऐसी दिनचर्या बना दी थी उन्होंने जो उसके कस्टमर्स को खूब भाने लगी थी, क्योंकि वे सब यही तो चाहते थे। उसकी दिन ब दिन बिगड़ती हालत को देखकर नगमा की आह निकल जाती थी। पर पल्लवी उफ तक नहीं करती। करेगी भी कैसे? उसे होश रहे तब ना। नगमा उसके हक में दुआ पढ़ने लगी थी, खुदा के सामने अपना दामन फैलाकर। कभी पल्लवी की सलामती की दुआ, विक्रम के वापस लौट आने की दुआ, तो कभी राजन से मिलने की दुआ करने लगी। दिमाग उसे धिक्कारता कि अपने दुश्मनों के लिए ये कैसी दुआएं पढ़ रही है। पर दिल जिद पर अड़ा था, मानने को तैयार ही नहीं था कि वो दोनों कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो तो कुछ जानती भी नहीं थी, क्योंकि पल्लवी ने उस रात के बाद कोई जिक्र किया ही नहीं था। पर दुआएं रद्द नहीं होती, आखिर तक इकट्ठी होती रहती हैं। यही नगमा के साथ हुआ था। पल्लवी रोज़ अपनी रात किसी कस्टमर के नाम करती, पर इसी बीच ये ख्याल उसका पीछा नहीं छोड़ता और ऐसे ही वो किसी ख्याल में चली गई। जब एक रोज़ विक्रम ने उससे कहा था, क्या आप अब भी? वो पूछ पाने में असमर्थ हो रहा था। पल्लवी उसकी झिझक जान गई और खुद ही बोल पड़ी, कस्टमर के साथ रात बिताती हूँ यही ना? उसके बेबाकी पर विक्रम झेंप गया। नहीं, मेरा मतलब हम समझ गए, हम अभी किसी के साथ नहीं हैं। क्यों, क्या हुआ? वो पूछ बैठी। आप मेरा इतना सा काम कर देना और उस शख्स का नाम पूछ लिया करें जो भी आपके साथ। विक्रम बहुत मुश्किल से कह पाया था, फिर चुपचाप बैठ गया। पल्लवी से बहुत देर तक देखती रह गई। विक्रम उसके बारे में जानकर क्या करेगा? उसका बर्ताव उसे हर बार ही चौंका देता था कि वो इस तरह की बात क्यों करता है, जैसे कोई पूछताछ करता हो। हर बार उसकी बातें उसके सवालों से शुरू होकर सवालों पे ही ख़त्म होती थी, जिससे पल्लवी उलझन में पड़ जाती कि आखिर वो इतनी पूछताछ करके क्या करेगा। कहीं उन्हें पर पल्लवी जान ही नहीं पाई। अब सब साफ हो गया था कि वह एक पुलिस वाला है, तभी इतने सवाल जवाब करता था। एक कस्टमर के आने की आहट से वो अपने आज में लौटी। सामने एक नवयुवक खड़ा था जो पल्लवी को ललचाई नज़रों से देख रहा था। पल्लवी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि सामने वाला कौन है, कैसा दिखता है। वो बस अपने काम में ध्यान रखती थी। पर अब उसे खूबसूरत चेहरों से नफरत होने लगी थी, जिसका कारण विक्रम ही था, क्योंकि वह भी आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। वाकई खुदा ने बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा था उसे, जिसे कोई एक बार नज़र भर देख ले तो आंखें उलझन में पड़ ही जाती थी। उसके करीब आते ही पल्लवी पूछी बैठी, तेरा नाम क्या है रे? वो उस पर झुककर बोला, विक्रम। ये नाम सुनकर ही पल्लवी का खून खौल उठा। उसे अचानक उसमें विक्रम का चेहरा दिखने लगा। वह उसे धक्का देकर कमरे में बंद करते हुए भाग गई। नगमा उसी पर नजर रखती थी। उसे इस तरह आते देख वह घबरा गई और नीचे तमाशा ना हो इसलिए उसे अपने साथ छत की तरफ ले गई। पल्लवी पर इंजेक्शन का असर अब भी हावी था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ विक्रम ही कह पाई थी। नगमा ने उससे आज ही उसका नाम सुना था। क्या हुआ अभी? विक्रम। कहाँ देखा तूने? नगमा की आवाज़ में अनजानी सी खुशी थी। मेरे जहन से जा ही नहीं रहे वो। जिस शख्स ने इतनी चाहत की हो उसे भूल पाना मुश्किल नहीं, मौत के करीब जाने जैसी बात होती है। अपनी ज़िंदगी में एक बार तो इश्क करना भी ज़रूरी होता है, ताकि बंदे को ये समझ आ सके कि इश्क क्यों नहीं करना चाहिए। वो ऐसी हालत में थी जहाँ दिल का दर्द लफ्ज़ों के ज़रिए बाहर आने लगा था और वो जाने अनजाने में ही नगमा को कह बैठी कि वह विक्रम को चाहती है। पल्लवी। नगमा उसे डबडबाई आंखों से देखती रह गई। वो ये बात सुनना ज़रूर चाहती थी, पर इस तरह से नहीं। आपा, आपको मालूम है ना, मुझे पुलिस वालों से नफरत है, और वो भी एक पुलिस वाले निकले। वो खुद को मजबूत करके बोली, मुझे मालूम था। नगमा सिर झुकाकर बोली, क्या? वो हक्की बक्की सी उसे देखती रह गई। हाँ, वो राजन। आपा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। जानती भी हैं कि उस रात उन्होंने ही भेजा था उस शख्स को जो मेरे पास आया था। कैसे मान लूं कि वो धोखेबाज नहीं? तुझे गलतफहमी भी तो। पल्लवी नगमा के बीच में ही बोली, नहीं हो सकती। खुद सुना मैंने उसे फ़ोन पर कहते हुए, वो अपने मकसद से ले गए थे मुझे। बार बार हमसे नई हवेली के बारे में पूछते भी थे ना।
वो याद दिलाकर बोली, हो सकता है वो हमारी मदद। पुलिस वाले किसकी मदद करते हैं बताइए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी पर इतना यकीन किया था और उसी शख्स ने वो अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी थी। वो हाथ फैलाकर खुले आसमान में देखकर बोली, हे भगवान, अगर तू सच में है तो मुझे मौत दे दे। अब इस जालिम दुनिया में मेरा जीना मुमकिन नहीं। यहाँ तेरे बनाए गए बंदे ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। इससे अच्छी तो मौत ही होगी। अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो तू कैसा भगवान है। वो जोर से चीखी और नीचे चली गई। नगमा दुआ के लिए हाथ उठाकर बोली, या खुदा, पल्लवी ने आज तक तेरे दर पर कदम नहीं रखा, पर आज अपनी मौत की दुआ कर गई है। तुझे एक बहन का वास्ता है, उसकी ये दुआ रद्द कर दे और उसे खुशहाल जिंदगी बख्श दे। नगमा अपनी बेबसी भरी दुआ पढ़कर रोने लगी और पल्लवी को देखने के लिए नीचे चली गई। उसे अभी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वहीं विक्रम को पल्लवी की तरफ महसूस होने लगी। रूह का रिश्ता ऐसा ही होता है, जब एक को तकलीफ हो तो दूसरे को पता चल ही जाता है। विक्रम पल्लवी का भी ऐसा ही रिश्ता था, जो एहसासों के किसी अनजान डोर से बंधा था और उन दोनों को एक दूसरे से बांधे रखता था। यह एहसास अब दूर जाने पर कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया था। इसीलिए पल्लवी की आह पर विक्रम को बेचैनी महसूस हो गई। वो आधी रात में ही चौंक कर उठ गया। राजन उसके पास ही सोया हुआ था। वह भी उठ बैठा। भाई, क्या हुआ? सब ठीक है? राजन, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ज़रूर पल्लवी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी होंगी। उनका दर्द महसूस होने लगा है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे नाराज़ हैं। उन्हें मुझसे शिकायतें हैं, पर कभी नफरत नहीं कर सकती। उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी मैंने, उन पलों में जब वो मेरे करीब थी। पर मैं इतना बदनसीब हूँ कि ये उनके मुंह से ना तो सुन पाया, ना खुद कह पाया। हाँ राजन, मैं भी भागता आया हूँ इन एहसास से, क्योंकि मुझे कदर नहीं थी इन पलों की। जब मैं दूर हो गया हूँ तो ठगा सा महसूस करता हूँ अपने आप को, जैसे सब कुछ खोकर खाली हो गया हूँ, जैसे मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया। पर जब इन सबसे दूर गया तब मुझे एहसास हो ही गया। राजन उसे भरी आंखों से देखने लगा। हाँ राजन, तेरे भाई को विक्रम रघुवंशी को इश्क हो गया। वो भी उस लड़की से जिनको कभी छूना तो दूर, घंटों तक निहारना भी नसीब नहीं हुआ। और तो और बदकिस्मती इस कदर हावी हो गई कि उन्हें अपने दिल की बात कह ही नहीं सका। यार पता है, जब उस रात में आखिरी बार उनसे मिलकर जा रहा था, तभी मेरी सिक्स सेंस ने मुझे वार्न किया था कि कुछ गलत है या होगा। मैं समझ ही नहीं पाया और देखना क्या हो गया। वो बेरहम औरत, उनकी ताई, ना जाने कितने जुल्म करती होगी उन पर। विक्रम का गला भर्रा गया था, जैसे आंसुओं से चौक हो गया हो। उसकी आवाज़ की तड़प बता रही थी कि वो पल्लवी को कितना चाहने लगा था। राजन उसे हिम्मत दे रहा था। फिर भी विक्रम सुबकते हुए बोला, मैं एक बार उनसे मिल लूँ, बस एक बार पता लगा लूँ कि वो कहाँ हैं। फिर तू देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर यार, कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? आखिर कहाँ से शुरुआत करूं? वो रोने लगा था। माधुरी की बात बताते वक्त वो जिस तरह पल्लवी के सामने रोया था, आज उसी के लिए भी वैसे ही रो रहा था। राजन जहाँ एक पल के लिए विक्रम की मोहब्बत कबूल करने के लिए खुश हुआ, वहीं उसे इस हाल में देखकर बुरा भी लग रहा था। जैसे कैसे भी करके उन तक पहुंच जाए, पर उनका मिलना इतना आसान नहीं था। शायद अभी और इम्तिहान देने बाकी थे। विक्रम उसी तरह रोते हुए नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह विक्रम को इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ से उन लोगों ने सच नहीं बताया तो तरुण ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू की। वो यह अपना फ़र्ज समझकर तो कर ही रहा था, साथ ही साथ अब उसे विक्रम का ऐसा बिहेवियर देखा नहीं जाता था तो गिल्ट में भी कर रहा था। आजकल विक्रम वहाँ होकर भी वहाँ नहीं रहता था, जैसे किसी और में डूबा रहता हो। यादव से तो पता चल गया था कि वह कालिया गैंग का उतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था, क्योंकि उसे अलग लोकेशन पर ही रहने को कहा जाता था। पर तरुण को लीलन पर शक था, क्योंकि वह उससे बहुत पहले से जुड़ा था, जो गैंग का लीडर था, जिसका नाम का से शुरू होना था, जो उन्हें ही पता था। अगर एक बार नाम ही पता चल जाए तो बहुत बड़ी मदद होगी। आखिरकार उसको बहुत मारने के बाद भी उसने सिर्फ अपने साथी का नाम बताया था, कालू। अब सारा मामला सामने था। कालिया नाम की गैंग के हर आदमी का नाम साफ था, कालू, लीलन, यादव, कालिया। पर अब सवाल ये खड़ा हुआ कि उनका लीडर ही पकड़ में नहीं आया था। जिसका नाम कालू था, उसे पकड़ा जाना अब सबसे बड़ी चुनौती थी। तरुण अपनी इस छोटी सी जीत पर भी बहुत खुश हुआ था और विक्रम को यह खुशखबरी देने चला गया। जहां एक तरफ तो सब कुछ सही होने लगा था, विक्रम को माधुरी के सारे रेपिस्ट का पता लग गया था, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी की जिंदगी में उसके साथ कुछ और बहुत बुरा होने वाला था, जिससे वो पूरी तरह बेखबर थी। न जाने कब रघुनाथ की नियत पल्लवी पर फिसलने लगी थी और वो उसे चाहने लगा था। वो अब उसे एक दो रात के लिए ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर के लिए चाहिए थी। उसने अपनी हवसी इरादों को अंजाम देने का सोचा और अबरार से उससे निकाह कराने की जिद पकड़ बैठा।
ताई ने उसे खूब समझाया कि वो धंधे वाली है, वो शादी जैसी चीज़ों के लिए नहीं बनी। पर उसमें पल्लवी को पाने का अलग ही जुनून सवार हो रखा था। अब उसके लिए ये जुनून जाने किस हद तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त में ही पता लगेगा। तरुण विक्रम के घर चला आया था उसे कालू के बारे में बताने के लिए, पर जब विक्रम को देखा तो मन पिघल गया। वो हॉल में सोफे पर अधलेटा सा पड़ा था। उसके सामने जो था वो विक्रम नहीं रह गया था जो उसे पुलिस स्टेशन में पहले दिन मिला था। कितना जज्बा जुनून भरा था। उस वक्त उसमें अपने काम के लिए समर्पित शख्सियत और शानदार किरदार वाला नौजवान नजर आया था, और आज एक हारा हुआ इंसान जिसे देखकर कोई भी कह दे कि बंदा मरीज इश्क ही रहा होगा। तरुण अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ा। सर, तरुण की आवाज़ से भी विक्रम हैरत में नहीं आया तो तरुण थोड़ा आ गया। विक्रम सर। अब वो जल्दी से चौंक कर उठा और बोला पल्लवी, और वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसे बेख्याली के आलम में भी पल्लवी के होने का एहसास महसूस होने लगा था। सामने तरुण था। उसे देखकर खुद को संयत किया, पर तरुण अब जान गया सही था। वो वाकई पल्लवी के ख्यालों में खोया रहता था। सर, कालिया गैंग लीडर का नाम सामने आ गया है। वो बिना लाग लपेट के सीधे ही कह गया। सच? कौन है वो? विक्रम के चेहरे के भाव ही बदल गए। सर, कालू। कालू कौन है? कहाँ मिलेगा ये हरामी? जबड़े कसकर बोला। सर, अभी तो नाम ही सामने आया है, बहुत जल्द लोकेशन भी पता करवा लूँगा। तरुण, लाइव देखो तो पल भर में क्या से क्या हो जाती है। कल तक मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या कैसे होगा, और आज देखो आगे से आगे रास्ते खुलते जा रहे हैं। मैं अपने मकसद में इतना आगे बढ़ गया हूँ, और इन सब में तुमने मेरी सबसे ज़्यादा मदद की है। आई एम सॉरी यार, वो उस दिन तुम पर हाथ। विक्रम को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। तरुण बीच में ही बोला। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं तरुण, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं, पूरे दिन से जिस खुशी के लिए तरस रहा था उसे इस हाल में पाकर विक्रम उस दिन में लौट गया था। क्या मतलब सर? तरुण नासमझी के आलम में बोला। तरुण, जिसे तुम लेकर आए थे वो वही लड़की थी जिसने विक्रम रघुवंशी को बदल दिया था। उसे एहसास और जज्बातों के बारे में पता चलने लगा था। वो अब तक जिंदा था, पर अभी तो जीने लगा था, जो अब सिर्फ विक्रम बनकर रह गया था। वो विक्रम जो पल्लवी के लिए तरसता रहे। पल्लवी नाम है उनका, मैं उनसे। विक्रम का गला पल्लवी के नाम से ही भर्रा गया। प्यार करते हो? तरुण ने उनकी बात पूरी कर दी। तुम्हें? विक्रम भौचक्का सा उसे देखता रहा। सर, हर किसी को पता चल जाएगा। बट आई एम सॉरी, मैंने सब बिगाड़ दिया ना। बट आई प्रॉमिस सर, मैं ही सब ठीक कर दूंगा। सारी लोकेशन देखूंगा, हर वो जगह तलाश करूंगा जहां वो मिल सकें। मैंने पहले भी कहा था सर, अगर उस दिन आप गुस्से में ना होते तो हम कुछ ना कुछ करके उन तक पहुंच सकते थे। तरुण, तुमने कह दिया यही काफ़ी है। अभी तुम कालू की लोकेशन निकलवाने का काम करो। उन्हें मैं खुद ढूंढूंगा, पूरी मुंबई छान मारूंगा, और तब तक कोशिश नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे मिल न जाए। विक्रम पक्के इरादे से बोला। फिर तरुण भी वापस चला गया। राजन भी तब तक आ गया। उसे विक्रम का तरुण को अपने दिल की बात बताना सही नहीं लगा था, क्योंकि आज की दुनिया यही है जहाँ कोई किसी का नहीं है। लोग आपका दर्द हमदर्द बनकर सुनते तो हैं, पर फिर उसे बेदर्दी से मजाक में उड़ा भी देते हैं। फिर भी वो कुछ नहीं बोला और विक्रम के साथ पुरानी हवेली पहुंच गया जो बंद पड़ी हुई थी। विक्रम हमेशा की तरह टेरिस से होकर सीधे पल्लवी के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर गया, जो अब खाली था, पर पल्लवी के एहसासों और उसकी मौजूदगी से किनारों तक भरा था। वहाँ हर कोने में वो थी, कभी टेबल पर बैठी हुई तो कभी बिस्तर पर लेटी हुई। उन दोनों ने भले ही कम ही वक्त एक साथ बिताया था, पर जितना भी था वह अनमोल था। कहते हैं ना, दिन नहीं, उन दिनों में गुजारे गए लम्हे मायने रखते हैं। उन लम्हों में आप कितना जिए थे वो मायने रखता है। फिर गुजरा हुआ कल हो या पल खूबसूरत ही होता है, क्योंकि वो गुजर चुका होता है। टू बी कंटिन्यूड।